देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए के अधिकारों और हिस्सेदारी का ऑडिट होना चाहिए ताकि पता चल सके कि सरकार ने किन वर्गों को कितना लाभ पहुंचाया। उन्होंने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज पर। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सभी प्रेस के साथियों का और अपनी पार्टी के सभी नेताओं का, जिले के संगठन के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल होने के लिए मैं स्वागत करता हूं। प्रेस के साथियों का विशेष स्वागत आज। हालांकि हम और आप सब लोग लगातार मिलते ही रहे हैं, लेकिन आज जब हम और आप सब लोग मिल रहे हैं उस समय विशेष डॉक्यूमेंट मैं आपको देना चाहता हूं। एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, समाजवादी पीडीए ऑडिट, पीडीए आरक्षण की लूट को लेकर के जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है, ये अभी और इंप्रूव होता रहेगा और बेटर होता रहेगा और इसमें डेटा शामिल होता रहेगा। प्रिय युवा, अभ्यर्थी और विद्यार्थियों, संविधान के प्रावधान को लागू करवाने के लिए अगर विधान मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि सरकार पक्षपाती है। अगर हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, इसका मतलब यह है कि सरकार पक्षपाती है। जो पक्षपाती होता है वो विश्वासघाती भी होता है। पक्षपात अपने आप में अन्याय है। पक्षपात हक अधिकार मारता है। आरक्षण ही संरक्षक है। आरक्षण समानता का उपाय भी है और उपकरण भी है। अगर भाजपा सरकार को बुलडोजर का इस्तेमाल करना ही है तो वो गैर बराबरी की ऊंची नीची जमीन को समतल करने के लिए करे और सबको उनके हक का आरक्षण दे। सवाल यह है कि आरक्षण को नकारने की असली वजह क्या है? दरअसल पिछले 5000 सालों से देश के समाज में दो बड़े विभाजन रहे हैं। एक तरफ वर्चस्ववादी लोग रहे हैं, दूसरी तरफ वंचित लोग। इनका अनुपात 5% बनाम 95% का रहा है। बाबा साहेब ने इस भेदभाव और दुख को झेला था, इसलिए उन्होंने सदियों पुराने सामाजिक विभेद को खत्म करने व बराबरी लाने के लिए
संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की जो 2014 तक सुचारू रूप से चली। 2014 के पश्चात जैसे ही छलावे जुमले वाली सरकार आई, तब से ये अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड होने लगे। जो लोग अंडरग्राउंड रहते थे वो ओवरग्राउंड होने लगे। आरक्षण को मारने का षड्यंत्र एकदम से मुखर हो गया। इसके पीछे का मुख्य कारण था कि वर्चस्ववादियों ने माना कि अगर अपना वर्चस्व कायम रखना है तो लोगों के आरक्षण के अधिकार को किसी तरह खत्म करो या सालों के लिए कोर्ट कचहरी के झगड़े में फंसा दो, जिससे वंचित समाज, जिसे आज हम पीढ़ियां कहते हैं, उनकी एक दो पीढ़ियां बिना नौकरी पाए, बिना अध्यापक या पत्रकार बने रह जाएं और वंचित समाज हारकर हताश होकर बैठ जाए और इनमें चेतना का जो संचार हुआ है उसकी चेन टूट जाए और पीढ़िया समाज फिर से शारीरिक श्रम तक सीमित हो जाए। मतलब अपनी बुनियादी जरूरतों और रोजी रोटी के लिए ये वंचित समाज केवल मेहनत मजदूरी के कामों में उलझकर ही रह जाए, जिससे वर्चस्ववादी फिर से सत्ताधारी बनकर अपने शोषण उत्पीड़न की व्यवस्था वापस बनाकर अपने परंपरागत सामाजिक स्तर का लाभ कमाते रहें। दूसरी तरफ वर्चस्ववादी आरक्षण की खुली डकैती करके भी ये भी साबित करना चाहते हैं कि अगर हम संविधान की आरक्षण की व्यवस्था सीधे समाप्त नहीं कर सकते हैं तो क्या उसे दूसरे रास्ते से नकार तो सकते हैं। ये वर्चस्ववादी चाहते हैं कि वंचित समाज को धीरे धीरे लगने लगे कि जो संविधान अब तक हमारी ढाल और संजीवनी बनता रहा है उससे भी अधिक शक्तिशाली तो वो वर्चस्ववादी हैं, इसलिए इनकी मनमानी का विरोध ना करें। इसलिए ये नौकरी में आरक्षण मार रहे हैं। एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल का जुमला चला रहे हैं। लेटरल एंट्री से पिछले दरवाजे से अपने वर्चस्ववादी लोगों को सेट करने में लगे हैं, जिससे सब जगह इनके लोग हो जाएं और आरक्षण की मांग धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाए। भाजपा संवैधानिक आरक्षण के मामले में सत्ता का फाउल प्ले खेल रही है। भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। ये रूल्स भी बेईमानी कर रही है और डिसीजन में भी। रूल्स में तो बेईमानी कर ही रहे हैं, वहीं डिसीजंस में भी बेईमानी कर रहे हैं। इनकी कोशिश तो कोर्ट रूपी थर्ड एम्पायर को भी मैनेज करने की रहती है। भाजपा नहीं चाहती है कि सबको बराबरी का मौका मिले। वंचित समाज को सदियों से पढ़ाई नौकरी से वंचित रखा गया। भाजपा आरक्षण की उस सीढ़ी को खंडित कर देना चाहती है जिसके सहारे हमारे वंचित लोग सामाजिक सोपानों की सीढ़ियां चढ़ करके समाज को वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं, जिसमें कोई ऊपर या नीचे ना हो बल्कि सबको एक धरातल पर समान अवसर मिल सके। आरक्षण इस सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेगा और देश में सच्चे लोकतंत्र को बचाएगा। आरक्षण से ही लोकतंत्र में सामूहिक हित के निर्णय हो पाएंगे, नहीं तो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर कुछ वर्चस्ववादी लोग केवल अपने ही स्वार्थ में सिद्ध करने में रहेंगे, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते रहेंगे।
आरक्षण से ही वंचित समाज के खिलाफ हजारों सालों से हो रहा ऐतिहासिक अन्याय मिटेगा। अगर वंचित समाज का कोई व्यक्ति प्रोग्रेसिव डिसीजन लेता है, लैपटॉप बांटता है, एक्सप्रेसवे बनवाता है, डायल 100 बनवाता है या अन्य वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करता है, तो उसका आवाज गंगा जल से धुलवाया जाता है। आरक्षण इसी वर्चस्ववादी तंग नजरिया को साफ करता है। आरक्षण भिक्षा नहीं, अधिकार है। आरक्षण को मानना संविधान का तिरस्कार है। आरक्षण पीढ़ी की आवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसके बाद अध्यक्ष जी बुलाइए। देश और प्रदेश में जिस प्रकार से लोकतंत्र में आरक्षण की लूट हुई है, उस पर हमारे माननीय नेतागण प्रेस के सामने अपनी अपनी बातों को रखेंगे। सबसे पहले मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमती सीमा राजभर जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी महिला प्रकोष्ठ की। आप आवें और अपनी बातों को रखें। श्रीमती सीमा राजभर जी। पूजनीय बाबा साहब संविधान के रूप में हमें एक ऐसा दस्तावेज देकर गए हैं जिसमें सामाजिक न्याय का राज लाने की शक्ति है, जिससे सदियों के भेदभाव को मिटाकर समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर की समानता का वातावरण बन सके। बाबा साहेब के दिखाए बराबरी के मार्ग पर चलना हम सबका कर्तव्य है और उनके दिए आरक्षण को बचाना हमारा लक्ष्य है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं श्री अवधेश प्रसाद जी, सांसद फैजाबाद। धन्यवाद सर। आरक्षण संविधान के द्वारा दिया गया एक ऐसा कानूनी उपाय है जिसे कोई नकार नहीं सकता। ऐसा नहीं कि आरक्षण मारने की कोशिशें नहीं की गई, लेकिन वर्चस्ववादी इसमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि बाबा साहब के रहते हुए ही जो चेतना उपेक्षित, वंचित और शोषित समाज में जन्म ले चुकी थी, उसे लाख कोशिश करने के बावजूद भी वर्चस्ववादी खत्म नहीं कर सकी। धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं सांसद श्री अमरेंद्र लोधी जी, अजेंद्र लोधी। बाबा साहब ने जो संविधान के तहत हम आपको अधिकार दिए हैं, आज उपेक्षित, वंचित और शोषित समाज में ये चेतना पीढ़ी आंदोलन के रूप में बलवती हो चुकी है। अब ये चेतना जागरूकता अपने हक को पाने और बचाने का निर्णय लड़ने के लिए एकजुट और संकल्पबद्ध हो चुकी है। जय पीढ़ी। श्री लालजी वर्मा जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आरक्षण हमारे देश के संविधान निर्माताओं के उन सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करने की गारंटी देता है जो सदियों से पीछे धकेले गए वंचित समाज को सम्मान सहित आगे बढ़ाकर सबको समानता की एक ही कतार में खड़ा करना चाहता है। धन्यवाद।
श्री नरेश उत्तम पटेल जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभागार में बैठे हुए सभी सम्मानित पत्रकारगण, उपस्थित साथियों, आरक्षण प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी का सिद्धांत है। ये 5000 साल से राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक संपत्ति व सामाजिक मान से वंचित रखे गए लोगों का संघर्ष है, जो सबकी समान हिस्सेदारी की प्रबल वकालत करता है। धन्यवाद। श्री सनातन पांडे जी। थोड़ा सा इधर जगह दीजिए, आप लोग साइड में आ जाओ, जल्दी आ जाओ, पढ़ने वाले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके अभिभावक आदि श्री अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित नेतागण और सामने बैठे हुए सभी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और पत्रकार साथियों, आज जो है पहली बार पीडीए पर जो मार हो रही थी उस पर एक संकल्प के साथ ये आपके सामने हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। आरक्षण किसी का हक अधिकार नहीं मारता, बल्कि मानव के रूप में जिनका हक सैकड़ों सालों से छीना गया है, उनके अधिकार को सुनिश्चित करने का संवैधानिक संकल्प को दोहराता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजीव राय जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सच को बाहर लाने के इस प्रयास के लिए हम सब आभारी हैं। आरक्षण हमारे संविधान की उद्देशिका में लिखे समता के सिद्धांत को साकार करने का संवैधानिक प्रावधान है। जो आरक्षण के विरुद्ध है, समझ लेना चाहिए वो संविधान के ही विरुद्ध है और हमारे संविधान के मूल मूल्यों को भी नकारता है। धन्यवाद। श्री अतुल प्रधान जी। अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बारंबार धन्यवाद देते हुए आरक्षण को नकारने वाले को हमारे देश की सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जिस संविधान की शपथ लेकर वो सत्ता में आते हैं, अगर उसी को अस्वीकार करते हैं तो वो स्वयं असंवैधानिक काम करने के दोषी होंगे और वैधानिक, नैतिक दोनों स्तरों पर लोकतांत्रिक अपराध के कारण उन्हें पद से हटाने को उठाना ही उचित होगा। जय भीम, जय समाजवाद। श्री इमरजीत सरोज जी। शुक्रिया माननीय अध्यक्ष जी। आरक्षण से ही सामाजिक लोकतंत्र के आने का मार्ग प्रशस्त किया गया है, नहीं तो राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा और अपने बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति में नाकामयाब साबित होगा। इसीलिए आरक्षण देने से ही लोकतंत्र के उद्देश्यों की पूर्ति होगी। श्री व्यास जी गौड़ जी। लोकतंत्र में राजनीतिक रूप से एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट के समान महत्व तब तक है सही मानने में सही नहीं है जब तक एक व्यक्ति मानसिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन में हर व्यक्ति का समान मान रूप मूल्य में हो। आरक्षण किसी विरोध भाषा के समाप्त करने में का समग्र कदम है।
श्री रमेश प्रजापति जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कलम की लेखनी के प्रहरी, मेरे पत्रकार साथियों, ये जो सदियों से संविधान की धारा 340 और 341 जो गैर बराबरी है, जो असमानता है, जो अविषमता है, और जो माननीय श्रद्धेय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सहयोग से, माननीय नेताजी के सहयोग से, कि आरक्षण वर्तमान का वो न्याय संगत नजरिया है जो ऐतिहासिक अन्याय के मारे लोगों के मान और अवसर छीनने से जन्मी उनकी निर्बलता और सदियों से हो रही हानि की क्षतिपूर्ति करता है। आरक्षण अगर नहीं दिया जाएगा तो पीडीए समाज ये आपको विश्वास दिलाता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से कि पीडीए समाज के द्वारा संघर्ष से इसे ले लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री राजपाल कश्यप जी। दो नाम बोल रहे हो जी, दो नाम बोल रहे हो। पीडीए के महानायक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आरक्षण से पीडीए समाज की वो दबी हुई प्रतिभा भी उभर कर आएगी जिन्होंने समस्याओं को खुद भोगा है। स्वयं का अनुभव जब किसी समस्या का समाधान लाता है तो वो हमेशा अधिक उपयोगी, सार्थक, प्रतिभाशाली साबित होता है। इसलिए आरक्षण के प्रति नकारात्मक वर्चस्ववादी कुतर्क को छोड़ना होगा। आरक्षण हमारे देश को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए सबसे जरूरी व्यवस्था को प्रस्तावित करता है। इसी से भेदभावपूर्ण व्यवस्था का अंत होता है और लोगों के कल्याण का दरवाजा खुलता है। धन्यवाद। श्री महेंद्र चौहान जी, फिर श्री विशंभर प्रसाद निषाद जी। आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आरक्षण हमारे संविधान में निहित इस संकल्प की पूर्ति करता है कि राज्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों को विशेष संरक्षण और सावधानी से बढ़ावा देगा। इसलिए आरक्षण का विरोध करने वाले संविधान के संकल्पों के भी विरोधी हैं और समय समय पर संविधान बदलने की बात करते हैं। हम ये नहीं होने देंगे। धन्यवाद। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब ने हमको आरक्षण का अधिकार दिया था। अगर देश में कोई लड़ाई लड़ रहा है उस नेता का नाम है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। आरक्षण से ही सदियों से एक तरफ झुके हुए सामाजिक पक्षपात की जगह सामाजिक संतुलन पैदा होगा, जिससे सामाजिक पूर्वाग्रह समाप्त होगा और उपेक्षित पीडीए समाज के लिए समान अवसरों का नया सूर्योदय होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। श्री आर्यस कुशवाहा, श्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी। आर्यस कुशवाहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आरक्षण ही सच्चे सशक्तिकरण की चाबी है। इससे शिक्षा और नौकरी मिलेगी, नौकरी से आर्थिक सक्षमता आएगी, पीडीए समाज का आर्थिक आधार मजबूत होगा, बैंक से लोन मिलना संभव होगा। इसीलिए आरक्षण ही दूरगामी सामाजिक सुधार लाएगा और समाज का विभाजन मिटाएगा, नागरिक के रूप में सबको समान बनाएगा, सबको सम्मान दिलवाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आरक्षण सामाजिक हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने का रास्ता बनाता है। इससे सामाजिक उत्थान होता है और अंततः देश की अधिकांश आबादी मानव संसाधन के रूप में विकसित होती है।
जब व्यक्ति सुशिक्षित होता है, हुनरमंद होता है, तो वो देश की आर्थिक विकास में संसाधन बनकर अपना योगदान करता है। इससे समाज के हर वर्ग के लिए विकास और समृद्धि के नए मौके जन्म लेते हैं। इसलिए आरक्षण देश के विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती का नेतृत्व कर रहे श्री अनवेंद्र जी, फिर इसके बाद श्री दद्दू प्रसाद जी। मेरे को निकाल दिया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रेस के साथियों, आरक्षण से उन लोगों का आर्थिक सबलीकरण होता है जो सदियों से संपत्ति के अधिकारों से वंचित रहे हैं। ये भूमिहीन जब 2 पैसे कमाकर घर भेजते हैं तो जीवन स्तर सुधरता है। इन पैसों से किसी का घर चलता है, किसी का बनता है। ये धीरे धीरे जमीन ले लेते हैं तो इनके परिवार के लोगों में स्थायित्व आ जाता है। ये स्थानीय उत्पाद और पैदावार का इस्तेमाल करते हैं जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसके लिए आरक्षण से आत्मनिर्भरता आती है। इसके लिए सबको आरक्षण का स्वागत करना चाहिए। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूं और लगातार आज से नहीं, जब से आरक्षण का घोटाला हुआ है तब से आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार हम लोगों की मदद हर स्तर पे करते रहे, चाहे सामाजिक स्तर रहा हो, चाहे सोशल मीडिया के स्तर पर रहा हो, चाहे आर्थिक रूप से रहा हो और चाहे मनोबल बढ़ाना रहा हो, हमेशा से करते रहे हैं। और हम नौजवान आदरणीय अखिलेश यादव जी को ये भरोसा दिलाते हैं, 2022 में जिन्होंने ये आरक्षण का घोटाला किया था उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी थे और हम लोगों ने एक प्रण खाया था, हमारे तमाम साथी बैठे हैं, हम साथियों ने प्रण खाया था कि उनको चुनाव नहीं जीतने देंगे। और 2022 में हमारे तमाम साथी, जहां अखिलेश जी का कार्यक्रम होता था, हर जगह दल बल के साथ वहां रहते थे और चट्टे चौराहे और गोमती पे हर जगह अपने मुद्दे को पूरी मजबूती से रखते थे। उसका हम लोगों को बेनिफिट भी मिला और लोकसभा चुनाव में भी। और आगामी जो चुनाव होने वाला है, ये सरकार बहुत डरपोक सरकार है और हम लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, पिछड़े दलित हैं, हमारी संख्या 85% है। हम लोग पूरी मजबूती से कह रहे हैं, जो सरकार हम लोगों को आरक्षण से वंचित की है, नौकरी से वंचित की है, हमारे लोगों को दर दर भटकने के लिए मजबूर किया है। हमारे लोगों को, आप लोगों ने कल परसों में वीडियो देखा होगा कि इस 42 डिग्री तापमान में जो सड़क भी गर्म है, ऊपर भी गर्म है और पुलिस की लाठी भी गर्म है, क्योंकि सत्ता वाली लाठी है, तो उसमें भी हमारे लोग संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं। आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं तो ये सरकार और सरकार में बैठे मनुवादी, संविधान विरोधी लोग पूरी मजबूती से हम लोगों को मजबूर किए हैं। हम लोग इसका बदला हर हाल में लेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आरक्षण की व्यवस्था इसलिए भी जरूरी है सरकारी नौकरियों में, शासन प्रशासन में, कि जब राज्य और शहरों के स्तर पर यह आरक्षण मिलता है तो महानगरों या व्यवसायिक केंद्रों की ओर अवांछित पलायन रुकता है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर रोकना चाहते थे। इससे शहरों पर दबाव कम होता है, झुग्गी झोपड़ियां कम होती है, आवश्यकता से अधिक श्रम की उपलब्धता न होने से श्रमिकों को शहरी क्षेत्रों में भी उचित पारिश्रमिक मिलता है। इसीलिए आरक्षण से केवल पढ़े लिखे लोगों को ही नहीं, बल्कि अपरोक्ष रूप से पूरे पीढ़ी समाज को भी, बहुजन समाज को भी इसका लाभ मिलता है। इसीलिए आरक्षण को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है और इसको लगातार चलाए रखने की जरूरत है। हम इसका समर्थन करते हैं। श्री वीरेंद्र सिंह जी। सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आरक्षण रूढ़िवादी, सामंती
सामाजिक ढांचे को तोड़ता है। जब पीडीए समाज का कोई सदस्य कहीं अधिकारी बनकर जाता है तो वो पद के हिसाब से मान पाता है और व्यक्तिगत रूप से कोई वर्चस्ववादी भले ही उसके खिलाफ मन में कोई भेदभाव रखे, परंतु पद की वजह से वह कोई भेदभाव या दुर्व्यवहार नहीं कर पाता है। इससे व्यक्ति की गरिमा की स्थापना होती है। इसलिए सामंती सोच से ग्रसित हर समाज में आरक्षण अपरिहार्य है। धन्यवाद। श्रीमती मधु गुप्ता जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी सांसद माननीय श्रीमती डिम्पल यादव जी, सम्मानित मंच, पत्रकार बंधुओं, आरक्षण के संदर्भ में एक विशेष उल्लेख्य पक्ष महिलाओं का भी है। आरक्षण का महिलाओं को दोहरा लाभ मिलता है। शिक्षा और नौकरी मिलने से उनको सामाजिक के साथ साथ पारिवारिक स्तर पर भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जब वो अधिकारी बनती हैं तो अच्छी संवेदनशील अधिकारी साबित होती हैं और जब पढ़ लिख कर वो घर संभालती हैं तो अच्छी प्रबंधक और बच्चों की पहली शिक्षिका बनकर निरक्षरता के उन्मूलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। धन्यवाद। सुश्री इकरा हसन जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और पत्रकार बंधुओं, आरक्षण से समाज में मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जब पीडीए समाज के लोग अपने बीच के किसी को उच्च पदों पर देखते हैं तो शिक्षा और सरकारी ओहदों के लिए वो प्रेरित होते हैं और उनमें ये विश्वास जागता है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। इससे समाज का मानसिक सशक्तिकरण भी होता है और शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध एकजुट होने की शक्ति भी जन्म लेती है। इस एकजुटता से सामाजिक शोषण कम होता है और सामाजिक सौहार्द बढ़ता है और व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आधार का निर्माण होता है। इससे नागरिक समानता जन्म लेती है और सामाजिक न्याय का राज लाने का संकल्प और भी अधिक बल प्राप्त करता है। देश एक साथ आगे बढ़ता है। धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहा हूं परम सम्माननीय आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और यहाँ उपस्थित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ साथीगण, मीडिया के सभी साथियों, अभी हमारे साथियों ने संविधान की जो बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया है, जिससे जो समाज के लोग हैं बहुत शोषित पीड़ित, उनके लिए एक सामाजिक न्याय मिल सके और वो समाज आगे बढ़ सके, उसके लिए हमारे साथियों ने संविधान की मूल भावनाओं को अभी आपके सामने पढ़ा है और ये लागू होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे जो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरीके से पीडीए आरक्षण का घोटाला कर रही है।
वैसे तो मीडिया की भी जिम्मेदारी है। जहां पर सरकार बेईमानी कर रही हो उसका उजागर करना चाहिए, लेकिन मीडिया भी चुप है। और यहां तक कि सरकार के बारे में तो जानते ही हो, कितने बार सरकार के लोग शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं? संविधान की। और संविधान के साथ साथ भगवान की भी कसम खाते हैं। लेकिन संविधान का भी पालन नहीं हो रहा है, भगवान की कसम भी झूठी खाई जा रही है। और देख ही रहे हो, और भगवान का किस तरीके से नाम लेकर के किस तरीके से समाज को बांटने का भी काम कर रहे हैं, देश को कमजोर भी कर रहे हैं। वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लंबा देने की जरूरत भी नहीं। अर्थव्यवस्था कहां जा रही है? देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से सवेरे से शाम तक अगर देखा जाए तो झूठ, केवल झूठ बोलना, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और अफसोस तो तब होता है जब पढ़े लिखे लोग, और सबसे जिम्मेदारी तो लोकतंत्र में सबसे जिम्मेदारी चौथा खंबा कहने वाला है, पत्रकार भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, वो भी मौन हो, चुप हो, तो फिर कहां जाएगा देश? और जा रहा है देश, किधर जा रहा है? तो इस पर वैसे तो समाजवादी पार्टी के लोग तो लड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लड़ ही रहे, हम सब लोग तो लड़ ही रहे हैं, और हमारी टीम तो लड़ ही रही है और लड़ेगी। परिवर्तन तो होना ही है, आज नहीं तो कल परिवर्तन तो होना ही है। और करेंगे, संघर्ष करेंगे हम समाजवादी पार्टी के लोग, रुकेंगे भी नहीं, डरेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। इन बेईमानों को बेनकाब करके सत्ता से बाहर करेंगे, लेकिन इन लुटेरों को जो सीधा सीधा आरक्षण का घोटाला कर रहे हैं, तो फिर इनको जेल में जरूर कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहेंगे, ऐसे लुटेरे लोगों को, देश को बर्बाद करने वाले लोग, इनको जरूर सबक मिलना चाहिए। बस और कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कहना है मुझे कि हम लोग, सब लोग मिलकर के संगठन को मजबूत करके, इतना मजबूत संगठन को करके और मिल करके, सबको जोड़ करके इन बेईमानों को जरूर हटाने का काम करें। धन्यवाद। आरक्षण कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है। आरक्षण कोई भीख नहीं, ये अधिकार। मैं निवेदन कर रहा हूं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय माता प्रसाद पांडे जी को।
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित माननीय सांसदगण, विधायकगण और हमारे जिलों से आए अध्यक्ष जी और प्रेस के भाइयों, अभी आरक्षण के बारे में हमारे माननीय साथियों ने एक एक करके आपके बीच में बातें रखी हैं। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। आप जानते हैं कि विषमता ही देश के गुलामी का कारण रहा है और ये सामाजिक विषमता सदियों से चली आ रही थी। उसी को दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। हमारे डॉक्टर लोहिया कहते थे कि हम अगर एक हाथ हमारा काम करता रहेगा और दूसरा नहीं करेगा तो बेकार हो जाता है। इसलिए बेकार हाथ को आगे बढ़ाने के लिए दाहिने हाथ को काम करने से रोकना पड़ेगा। तो इस तरह से जो आरक्षण की व्यवस्था हुई वो उन लोगों को जो सदियों से सताए गए थे, पीछे छूट गए थे, उनको आगे बढ़ाकर समाज की बराबरी में लाने का कारण था। वो कहते यही गैर बराबरी, यही सामाजिक विषमता हमारे गुलामी का बहुत बड़ा कारण रहा है। ये डॉक्टर लोहिया जी कहा करते थे। आज समाजवादी व्यवस्था में हम लोग आरक्षण को लागू कराने के लिए पूरी ताकत से एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। संविधान पर खतरा है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी संविधान पर नहीं विश्वास करती। इनके गुरु गोलवलकर जी का एक विचार है, किताब है बंच ऑफ थॉट, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये उसी के आधार पर शासन को धीरे धीरे अधिनायकवादी रास्ते पर ले जा रहे हैं। और अधिनायकवादी रास्ता जब आएगा तो हमारा आरक्षण और सारी चीजों को धीरे धीरे कमजोर करेंगे। इसलिए साथियों, मेरा आपसे आग्रह है कि इस आरक्षण के लिए हमें जन जन के बीच में जाना पड़ेगा और अपनी इनकी बातों को समझाना पड़ेगा कि ये किस तरह ले जा रहे हैं। राम का नाम लेते हैं, रास्ता दूसरा है। इनका कहीं पर निशाना और कहीं पर निगाह है। इसलिए हमको गहराई से समझने की जरूरत है और उठकर खड़ा होने की जरूरत है उन लोगों के साथ जो सदियों से कमजोर हैं, पिछड़े हैं, आरक्षण की मांग करते हैं। आरक्षण के लिए हमको लड़ना भी पड़े तो हम लोगों को लड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके जितने संख्या भारी, जिसके जितने संख्या भारी। अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक राजनीतिक दल के नेता ही नहीं अपितु संविधान की आत्मा को बचाने के लिए संकल्पित, चाहे माह लगे चाहे सदी बीत जाए, आरक्षण संविधान लोकतंत्र को बचाने की मुहिम के पैरोकार परम सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी बात रखें। आरक्षण का मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। आरक्षण का मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। बस बस बस, का मिशन अधूरा। हो गए नारे, हो गए नारे। अभी किताब पढ़ जान दो पहले। पहले पन्ने पे ही, बस पहले पन्ने पर हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बैठे भी हैं साथी। सबसे पहले विषय आपका ही लिया मैंने, और लखनऊ में या लखनऊ के अलावा इतना संघर्ष किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 शिक्षक भर्ती के हमारे नौजवानों ने किया। कोई ऐसा स्थान इन्होंने नहीं छोड़ा जहां पर इन्हें न्याय न मिल जाए, और मजबूरी में भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या उससे जुड़े हुए लोग जो दल हैं उनसे भी इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है समय समय पर। जो इनके साथ हुआ है एक केवल एग्जाम्पलरी है। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए 27%,
मिला है 3.86%, जो लूट हुई है वो है 23.14%। अगर बीजेपी को ये लगे कि मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूं तो आज ही कुछ ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने लिखा है। बीजेपी को लगे कि कोई आंकड़ा गलत दिया है तो आंकड़ा ठीक कर दें। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, ओबीसी का आरक्षण 27%, मिला 3.86%, लूट हुई 23.14%। वहीं एससी को आरक्षण, जो संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए, वो है 21%, उनको आबादी के हिसाब से मिला है। जो एससी वर्ग में आबादी के हिसाब से आरक्षण है वो 21% है। जो उन्हें मिला है 69,000 की भर्ती में वो है 16.2%। इनके आरक्षण की लूट हुई है 4.8%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीएफ वर्ग के सीटों के घोटाले को उन्होंने स्वीकार किया, माना कि कितनी संख्या है उसके घोटाले की। वो संख्या हमारे 69,000 वाले नौजवान बैठे वो जानते होंगे। लगभग 20,000 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीए वर्ग की जो सबको मिलाकर के लूट का आंकड़ा बनता है लगभग 20,000 लोगों का, सीटों का। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 चुनाव से पहले स्वयं स्वीकार किया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट हुई और 6,800 पदों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की थी। ये भी कोई बात गलत नहीं है, बताइए 69,000 वालों। जब उन्हें लगा कि ये नौजवान और जनता में संदेश आरक्षण के लूट का जाएगा तो इनको बहलाने के लिए और जनता में संदेश देने के लिए उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 चुनाव से पहले स्वयं स्वीकार किया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट हुई है। और पहले पेज पे पढ़ लो, अरे कोई और खबर आई है, कोई घटना हो गई? अरे जल्दी जाओ जाओ जाओ, अच्छा तब ठीक। नहीं ये तो सीरियस है, नहीं पर्सनल है कि बेटे है तो दुख तो होता ही है। नहीं ठीक है, जाना है। कहाँ अस्पताल पहुंच गया? किस में है? अच्छा सीतापुर में है, ठीक है। अरे तो हाँ, सबसे शर्मनाक यह था कि सरकार ने एसटी वर्ग की, अब देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब के जो पद हैं 1133, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के पद थे 1133 पदों को खाली छोड़ दिया। अब सरकार की ही माने तो पीडीए वर्ग के 7933 और 6,800 प्लस 1,133 पदों की लूट हुई है। अगर ये डेटा गलत है तो सरकार बताए। इसी तरह हमारी कोशिश हुई है कि 69,000 शिक्षक वर्ग के साथ साथ वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भर्ती, बाकायदा इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती, नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती, यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर तृतीय भर्ती 2023, पीडीए उनकी बड़े पैमाने पर पदों की लूट, प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती, कम भर्ती उसमें भी लूट लिया, कम भर्ती में भी लूट लिया। बताओ
यूपी एसएससी अनुलिपिक भर्ती, ये भी कम थे, उसमें भी लूट ले पद। मतलब बीजेपी को बस मौका मिल जाए। यूपी SSSC कृषि के है, सहायक भर्ती का है, पशु चिकित्सक भर्ती है, लेखपाल भर्ती है। जब हम लोगों ने आवाज उठाई तब थोड़ा सुधार लेकर रखे आए। लेखपाल भर्ती में लगभग 1000 पद लूट लिए इन्होंने। चिकित्सा अधिकारी, होम्योपैथी, अभी दूसरे वाले नहीं बता रहे हम। चिकित्सा अधिकारी दूसरे वाले हम अभी नहीं बता रहे आपको, क्योंकि NFS उसमें चल रहा है। कोई यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, अगर उनका व्यक्ति नहीं हो पा रहा है तो NFS, हमारे सांसद अम्बेडकर नगर लालजी वर्मा जी तो कई संस्थाओं के बारे में ये जानते होंगे, व्यक्तिगत उन्होंने देखा है। यूपी SSSC अमीन नीलामकर्ता भर्ती, मतलब कितनी हम बताएं, सहायक कोषागार लेखागार भर्ती, और बाकायदा ग्राफ है, आप पीछे ग्राफ भी देख सकते हो। यूपी SSSC अधिशासी अधिकारी भर्ती, सहायक चकबंदी अधिकारी, यूपी SSSC कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती, इसमें भी 600 पदों की लूट कर ली इन्होंने। और अभी हम लोग माइग्रेशन या उस विषय पे नहीं बात कर रहे हैं, वो बाद में बात करेंगे आपसे। आउटसोर्स पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूं ये डेटा आने के बाद हमें तो मिलेगा ही नहीं डेटा, आपको भी नहीं मिलेगा डेटा। क्योंकि जब कभी भी हम लोग किसी डेटा को रखते थे सामने, सरकार उस डेटा को हटा लेती थी। डेटा लूट के साथ डेटा छिपाने वाली भी सरकार है। ये पक्षपात या इस तरह की लूट के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अब दिन नहीं बचे हैं। आने वाले समय में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प हम लोग लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो प्रिंट है, मिस प्रिंट है, वो पूरे ही पद खा गए, वो इसलिए ऐसे लिखा है। नहीं अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, वो इश्यू बाद में आ रहा है। अभी आपने ये कहा था कि संविधान के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो पक्षपात हो रहा है, तो ऐसा नहीं लगता जो लार्वे के जो जर्नलिस्ट ने सवाल उठाया था वही बिल्कुल आपसे मिलता जुलता, क्योंकि वहां पे भी यही बात की थी कि छोटी छोटी चीजों के लिए आपके यहाँ कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ये जमाना नया है, इंटरनेट पे कुछ तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हैं। अब इसमें आरक्षण कौन पूछेगा? ये तो बात आप भी समझ रहे हो। आप बताइए, हर चीज इवेंट है, इसलिए विषय से इधर उधर मत जाइए, विषय से इधर उधर मत जाइए। दूसरा सवाल करते हैं, संविधान के 340 और 341 की आप लोगों ने अभी बात की थी, लेकिन 341A जिसमें धर्म आधारित आरक्षण है, उसकी आप लोगों ने बात नहीं की। क्या उस पर कभी कोई फोकस यूपी में गया? हालांकि उस विषय पे बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में समय समय पे चीजें गई हैं। पहला हमारा काम है कि आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, और दूसरा विषय जो हमारे अभी साथी पूछ रहे हैं, जो संविधान या जो कानून बन गया आरक्षण को लेकर के, महिला के आरक्षण लेकर के, जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि आदि आबादी में सबको माना जाए, तो सरकार उस विषय से भाग गई थी। जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे हैं, उनके लिए विशेष अवसर होना चाहिए। उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम करेगी। तुम ये सब पूछ लोगे क्या? उन्होंने, मैं ठीक कह रहे हैं आप कि अभी अभी जब हम और आप लोग प्रेस में बैठे हैं, नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो बनी है, उसने ओबीसी का आरक्षण 27% से 17% से 7 कर दिया। बताइए, 17% से 7 कर दिया। और यूपी में तो लूट ही रहे हैं, इसीलिए आपको किताब छपवा के दी है
जिससे आप भी गलती न करो, आप भी ना भूलो। अभी हालांकि वो बात अभी नहीं कहना है क्योंकि आपसे तो मदद लेनी है हमें, इसलिए कोई बात ऐसी नहीं कहेंगे जिससे हमारे पत्रकार साथियों को ठेस पहुंचे। वो बातें खत्म हो चुकी हैं। अब भविष्य में कोई ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी आपको, वो इससे बाद आएगा विषय। अभी इसीलिए किताब दी आपको मैंने, क्योंकि एक ही बार पूरा मसाला मत खत्म करिए। अभी नहीं मसाला खत्म करिए, अभी और आएगा इसके बाद। उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज आएगा। अगर आपको फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो आप 90 दिन में कौन सा फैसला लेंगे? आप क्या बदलाव करेंगे? यूट्यूबर हो? अच्छा ठीक है। नहीं, वो ठीक है, नया लड़का है, तुमसे कम उम्र का आ गया। ये साथी ने सही पूछा। एक मिनट, अरे रुक जाओ, अभी मेरे क्या नाम बेटा? कपिल ने जो सवाल पूछा है, ये नया जर्नलिस्ट है और मुझे उम्मीद है कि ये बात हमारी पूरी पढ़ के बताएगा। ये किताब इसको मिल गई कि नहीं मिल गई है? किताब मिल गई? हाँ, तो पहले 90 दिन में पहले पेज पे जो लिखे हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की मदद करने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और 90 दिन में जाति जनगणना करा करके दिखा देंगे। 90 दिन में। टेक्नोलॉजी तो समझते हो ना? हाँ, पर तब ठीक है, बैठ जाओ। तुम्हारी उम्र से छोटा है, आ गया। मैं उम्मीद करता हूं ये कपिल कभी योगी जी से भी सवाल पूछेगा। इसको इतनी हिम्मत और साहस दीजिए। अपने साथ लेते जाना, अपने साथ लेते जाना। अलाउड नहीं हुआ? हाँ, पूछिए। सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जिस तरीके सरकार ने आरक्षण दूंगा, अगर इसी तरीके से वोट फिर आपकी सरकार बनेगी, ये बात बताने की नहीं है, उस पर हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। और अभी अगर हम बता देंगे आपको तो अभी बीजेपी को बता दो जाके आप। इसलिए कोई भी रणनीति जीतने वाली, क्या आपको पता था किताब में क्या छप के आ रहा है? नहीं पता था ना। लेकिन सर ये सवाल जनता के मन में भी है कि अगर अभी हारे हैं बीजेपी के लोग, इसी तरह फिर हराएंगे इनको। जनता के सामने किसी की भी ताकत चलने वाली नहीं है, कोई भी ताकत चलने वाली नहीं है जनता के सामने। और आपने देखा कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है या डॉलर नीचे जा रहा है, यहां बैठ करके हम लोगों ने न जाने कितनी बार चर्चा की है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें डॉलर से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें क्या लेना देना डॉलर से? डॉलर कहीं जाए, उन्हें डॉलर से कुछ लेना देना है? कभी डॉलर पे सवाल पूछा आपने? उन्हें कोई डॉलर से लेना देना नहीं, डॉलर कहां जाए। बस उन्हें रटा दिया गया कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, बस। अच्छा, जब डॉलर इतना नीचे चला जाएगा या ऊपर हमारा रुपया नीचे चला जाएगा पाताल लोक में, तो बताओ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कब बनेगी? हम कितने नीचे चले गए दुनिया में? अब जा रहे नीचे कि नहीं जा रहे हम लोग? रोज जा रहे हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। हम और आप लोग कोई गलती कर दें तो कितने सवाल हैं उस पर। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कोई विदेश नहीं जाएगा। अब बताओ हम विरोध करें तो कैसे जाएं विदेश, बताइए आप। तो हम लोग भी जाएंगे, उसमें क्या, विरोध तो करना ही है ना। और अर्थव्यवस्था वो अच्छी होती है जिसमें जेब में पैसा हो, जेब हम खर्च करेंगे पैसा। अर्थव्यवस्था उस देश की, उस समाज की अच्छी होती है जहां पैसा खर्च ज्यादा लोग करते हो, वो अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। ये सरकार पैसा ना कमाने दे रही ना खर्च करने दे रही, और इसीलिए नौकरियां खत्म कर रही है, क्योंकि इन्हें आउटसोर्स में
जेब भरने का मौका मिलता है। नौकरी मिल गई तो बजट से पैसा जाएगा उसके अकाउंट में, लेकिन आउटसोर्स में हमेशा हर साल उनका किस्त बंदी होगी, और उस पर भी हम लोग अगली प्रेस करेंगे आने वाले समय में, अभी नहीं बताएंगे आपको। जो रैंकिंग में मीडिया रैंकिंग में नंबर 1 पे है, उसने मोदी जी को सपेरा और मीडिया को स्टार बना के अखबार में भी दिखाया है। तो भारत तो स्नेक चामच का देश रहा है, ये कोई नई बात थोड़ी है। ये तो विश्व गुरु और भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि वो अच्छी बात है कि खराब बात है। वैसे तो हमारा देश स्नेक चामच का देश रहा है, सपेरों का देश रहा है। अखिलेश, पीडीए के लोगों को तो जाति सूचक गालियां सुननी पड़ती है समाज में। अब संवैधानिक पद पर बैठे लोग युवा आंदोलनकारियों को भी कॉकरोच बताने लगे हैं, तो फिर विरोध का परिभाषा क्या होगी? कौन बता रहा है ये? भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। ये रूल्स में भी बेईमानी कर रही है और डिसीजंस में भी। इनकी कोशिश तो कोर्ट रूपी थर्ड एम्पायर को भी मैनेज करने की रहती है। सरकार ने अपना जारी किया है 17,000 जो लगभग है, जो पर डे औसत 5 इनकाउंटर लगभग है, इसको आप कैसे लेते हैं? पीडीए के आरक्षण को, पीडीए के 69,000 शिक्षक भर्ती के आंकड़े को देख करके सरकार घबरा गई है। जिस तरीके से आरक्षण की लूट हुई है, हर पन्ना पलटिए आप, किताब नहीं पहुंची आप पे, 2 किताब इसको, पहला पन्ना पलटिए, कितनी लूट लिखी है इसमें, पहला पन्ना पलटो, कितनी लूट है बताओ जरा, पहले पन्ने का बताओ कितनी लूट है। एक मिनट आ जान दो, लूट पहले पन्ने की, ये जाकर के बीजेपी को दे देना, ठीक है। सरकार हर पन्ने को ठीक कर दे। भारतीय जनता पार्टी पीडीए विरोधी है, 69,000 शिक्षक भर्ती इसका जीता जागता उदाहरण है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में दलित वोटर बैंकर्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ जाते हैं। 2027 की जो लड़ाई है वो कितनी चुनौतीपूर्ण होगी? कहाँ के आंकड़े दिखाई आप अवधेश जी? ये जीत के आए हैं, दिखाई नहीं दे रहा आपको? इसका भी जीता जागता उदाहरण है, लेकिन बावजूद इसके भी जीत रहे हैं लगातार। कौन सा चुनाव? देखिए, ये सही है कि नहीं, ये सही है कि बहस को बदलना बीजेपी से सीखे। 24 के जिक्र ही नहीं करते, किसी पैनल में पता कर लो आप, 24 के चुनाव की चर्चा ही नहीं करती बीजेपी। याद रखना आप, डेमोक्रेसी में और इलेक्शंस का एक बार मूड जिस तरफ बन जाता है वो उसी तरफ दिशा में चलता है। बीजेपी का ग्राफ लगातार पीडीए और समाजवादी पार्टी नीचे ला रही है, लगातार समाजवादी पार्टी और पीडीए के साथी मिलकर के बीजेपी का ग्राफ नीचे ला रहे हैं। और 24 में देखो उनका ग्राफ कितना पहुंच गया नीचे। और समाजवादी पार्टी के साथियों का और पीडीए के लोगों का लगातार ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं वो लोग, चाहे वो आपका 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। जो नीचे जाता है वो फिर रुकता नहीं, नीचे ही चला जाता है। ऊपर बढ़ने वाले को रोक नहीं सकते आप। सर, एक मॉडल है तमिलनाडु का आरक्षण और एक प्रदेश का, और जो तमिलनाडु का मॉडल है वहाँ पे सर प्रति व्यक्ति आय लगातार लोगों की बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में घट रही है। तो आरक्षण की जो लूट हो रही है, क्या उससे लोगों की आर्थिक स्थिति और तमाम समाज, वो जो हम पूरे आपको पॉइंट दे देंगे, आपका जवाब उसमें मिल जाएगा। पूरा वही का वही लिख देना जो अभी दिया है हम लोगों ने। किसने?
सिपाही था यूपी पुलिस का, पुलिस के भ्रष्टाचार पर वीडियो बनाकर जारी किया था, वो भी पीड़ित है, पीडीए है, वो भी पीड़ित है। जब पीड़ा बढ़ेगी तो पीडीए बढ़ेगा, जब पीड़ा बढ़ेगी तो पीडीए बढ़ेगा। तो देखिए आप, एक वोट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और गणित लगा देना 22 का और 24 का। हमारे संगठन के सभी जिलाध्यक्ष लोग बैठे हैं, जिलाध्यक्ष लोग। अरे रुक जा भाई, तुम ही संभालो। ये जैन जी का अध्यक्ष है हमारा। पूरी ताकत से वापस लाने के लिए अब नया क्या करेंगे आप? कोई बात नहीं, कोई नहीं। ये हमारे पार्टी के जितने भी साथी हैं, संगठन के लोग, 5 वोट भी अगर बूथ पे हम लोग बढ़ा ले जाएंगे, 5 वोट भी पर बूथ, तो बीजेपी का पता नहीं लगेगा। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। और सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई उत्तर प्रदेश की होने जा रही है। हमें हर एक से लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पर कि इस बार समाजवादियों की ऐतिहासिक जीत होगी, पीडीए की सरकार होगी, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। हाँ, एक बच्चे, ये नौजवान कुछ पूछ रहा था। क्या है बेटा नौजवान? ये अगर आपकी पुरानी सरकार के काम इतने मजबूत थे तो जनता भरोसा दोबारा पूरी ताकत से वापस लाने के लिए क्या करेंगे? अभी इसको एससीएल भेजो। मेरे साथी एक काम करना, पॉकेट मनी है कि नहीं है? ठीक है, 2000 रुपए हमारी तरफ से भी इसको पॉकेट मनी दीजिए। और इसलिए पॉकेट मनी दे रहा हूं मैं कि ये प्लासियो मॉल जाए, वहां स्टारबक्स की कॉफी पीना, क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे ना। स्टारबक्स की कॉफी पीना, पूरा मॉल देखना आप। वो मॉल बीजेपी ने बेच दिया, वो सरकार का मॉल था। इसके बगल में आपको इंटरनेशनल स्टेडियम मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी तो 3 टप्पे के बाद भी बल्ला हवा में घुमाते हैं। और फिर तो पॉकेट मनी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जैन जी, डन। तो तुम थोड़ी जैन जी हो, गाइड चाहिए होगा ना जैन जी को एक। तो इसलिए आप पे कोई सवाल नहीं है, अब मामला खत्म हो गया है यहाँ पर। किताब के पन्ने पलटो, पहले पन्ना पलटो, पहले पन्ने से पूछिए आप, ऐसे नहीं पूछिए आप। तो इसलिए मैं अपने सभी साथियों से और जो अपने संगठन के लोगों से कहूंगा कि आज हमारी आपकी प्रेस हुई है, ये सभी कागज, सभी चीजें आप तक देंगे 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के बाद आप लोग भी लगातार गांव-गांव, घर-घर, मोहल्ले इसको पहुंचाना शुरू कर देना, क्योंकि जैसे ही आप इसको पहुंचाने से फ्री होंगे, तब तक दूसरी किताब और आपको इसी तरह मिल जाएगी दूसरे विषय पर। जब तक बीजेपी इसका जवाब ढूंढेगी, तब तक दूसरी किताब पहुंच जाएगी। मैं जानता हूं बीजेपी जवाब नहीं ढूंढेगी, बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। आप उनकी बात ही मत मानो। लास्ट हमारा जैन जी एंड देयर गाना सॉन्ग, वो आ गए। बाजवा कहाँ है? फौजी बुला लो, बाजवा बुला लो। लास्ट हमारा जैन जी, बोलिए। लास्ट सवाल प्रेस ऑफ। उसमें दोनों लोग डी हैं, समझते नहीं? पीडीए में दोनों तरफ डी हैं। पीडीए और झुंझुनू किसको दिया है? सूक्ष्म, लघु और क्या था? नहीं, राजनीतिक पेंशन। और हमारे यहाँ एक मंत्री बनाए गए हैं, वो शायद नहीं कायदेसर नहीं। अरे नहीं, हमारे यहाँ का भाई नहीं दिया, छोड़िए, देख लेना डेटा, हमने पता याद नहीं मुझे। नहीं, वो हमारे यहाँ का तिरवा का हाँ जो भी है।
मुझे याद है कलाम साहब ने एक प्रेजेंटेशन किया था और उसमें चीफ सेक्रेटरी हम सब लोग मौजूद थे, राष्ट्रपति देश के रहे। कलाम साहब ने प्रेजेंटेशन किया, उनके 9 पॉइंट प्रोग्राम था, ड्रिंकिंग वाटर था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, या अन्य विषय पे नदियों को सफाई को लेकर के, फॉरेस्टेशन को लेकर के। और एक विषय ये भी था कि गांव में कैसे आप फ्री बिजली उपलब्ध करा सकते हैं मिनी ग्रिड के माध्यम से, सोलर प्लांट के साथ। और उनको मैंने आश्वासन दिया कि मैं 3 महीने के अंदर तैयार कर दूंगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि 3 महीने के अंदर फकीरेपुरवा गांव है तिरवा विधानसभा में, उसको फ्री बिजली मिल रही थी गांव को, सभी लोगों को। और उसी मॉडल पे और जगह पर भी इसी तरह का काम शुरू हो गया था कि गांव के लोगों को कोई बिजली का बिल ना देना पड़े, उनकी सिंचाई का ट्यूबवेल चल जाए, घर के पानी की व्यवस्था हो जाए, घर में लाइट हो जाए, स्ट्रीट पे लाइट लग जाए, या उनकी अन्य जो चीजें टीवी या मोबाइल चल जाए। और उन गांव में फ्री चल रहा था। और उस समय के ट्विटर के साउथ ईस्ट एशिया के मार्केटिंग के जो हेड थे, हो सकता है मैं पद कुछ आगे पीछे कर रहा हूं, उन्हें भी मैं उसी गांव में लेकर के गया था। जैसे ही समाजवादी सरकार गई वो प्लांट बंद हो गया, नहीं चल रहा। उसी के मंत्री बने, सुना उसी जिले के, कुछ न चलाना, उसी प्लांट को चला देना। और एक और दूसरा विषय, हाँ अभी बता दे, पूछ लेना। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का पहला काऊ मिल्क प्लांट जिसमें सभी डेयरी प्रोडक्ट्स काऊ मिल्क के होंगे, वो शुरू किया था कन्नौज में। अल्ट्रा मॉडर्न बेस्ट बना था, स्टेनलेस स्टील का प्लांट, टेट्रा पैकिंग के साथ दूध या दही या जो भी प्रोडक्ट बनते आधुनिक पैकेजिंग के साथ। उस प्लांट को बंद किया इन्होंने, बर्बाद किया, और सुनने में उसको बेच दिया किसी को। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। अब बताओ 2.5 महीना बचा, सितंबर में तो चुनाव शुरू हो जाएगा। अब कितने दिन बचे हैं बताओ अध्यक्ष जी लोग, कितने दिन बचे हैं? 80 दिन भी नहीं बचे, अब 80 दिन भी नहीं बचे हैं, 80 दिन नहीं बचे हैं, चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश का शुरू हो जाएगा। क्या चीज, किसका गठन किया गया है? तुम्हें क्या लगता है किस लिए गठन किया गया वहां? अरे छोड़िए ना, क्या गठन किया उन्होंने? यहाँ सरकार हटाने में हम लोग लगा रहे हैं काम, तुम कह रहे गठन कर लिया किसी चीज का। लास्ट सवाल अभी इनका, सेकंड लास्ट। क्या चीज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई बिजली बनाने का बड़ा कारखाना उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया। और मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों नाम लेने से भी घबराते हैं। 6 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कारण कुछ भी हो, लेकिन बिजली का कारखाना ही नहीं लगाया। और बिजली खरीद करके देने के लिए किसने रोका है? और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन, जितना स्ट्रेंथन समाजवादी सरकार में हुआ उसको स्ट्रेंथन ही नहीं किया। और उसका परिणाम ये हुआ है कि बिजली आज उपलब्ध होने के बाद भी नहीं दे पा रहे होंगे ये लोग। भारत सरकार ने सर चीनी एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा चीनी उत्पादक प्रदेश है। अब क्या इन्फ्लेशन को कम करने, महंगाई को कम करने के लिए किसान अपने जेब से पैसा देगा? क्योंकि चीनी एक्सपोर्ट जब बंद है, चीनी मिलों के पास जो चीनी स्टॉक है वो उसको बेचेंगे कैसे? अगर नहीं बेचेंगे तो फिर जो पेमेंट की प्रक्रिया है वो कैसे होगा? आने वाला गन्ना कैसे खरीदेंगे? गन्ना किसानों के लिए उत्तर प्रदेश के 60 लाख गन्ना किसान। इस संकट का एक ही सॉल्यूशन है, भारतीय जनता पार्टी को हटाओ। और हमारे जैन जी लास्ट
लास्ट सवाल। अभी मिलेंगे। जल जीवन के लिए केवल एक ही हमारा वो है, हमारी ये चीजें क्यों खराब कर रहे हो? इतनी किताब पढ़ी दी हमने आपको, जाओ किताब पढ़िए जाकर के। सर सवाल मेरा मुद्दा दूसरा था, मगर आपने कहा कि आरक्षण पर ही बात करनी है। ये बताइए, क्या मीडिया के क्षेत्रों में आप आरक्षण का समर्थन करते हैं? हम मीडिया के लोगों को मालिक बनाकर के उन्हें आरक्षण देंगे। हम तुम्हें मालिक बनाना चाहते, तुम आरक्षण मांग रहे हो? हम तुम्हें मालिक बनाना चाहते हैं। हम मीडिया के हमारे पत्रकार साथियों को मालिक कैसे बनाएं उसके लिए योजना लेकर के आएंगे।